बचपन में आप मोगली की कहानी ज़रूर सुने होंगे। एक ऐसा बच्चा जो जंगलों में जानवरों के बीच रहता था और उसे अपना परिवार मानता था। लेकिन इस कहानी को हकीकत में बदलने वाली एक महिला जनपद वाराणसी से मेरे फ्रेम में स्वाति जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसी विचार आए ये मन में और कब से आपने ये सब स्टार्ट किया? जी, आपका पूरा नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम स्वाति बालानी है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ जी। मैंने देखा अभी आप इस 2-3 तल्ले के घर में घूम टहल के तो सभी जानवर दिख रहे हैं। एक रूम में बिल्ली, दूसरे रूम में कुत्ता, तीसरे रूम में चिड़ियाँ देखने को मिल रही है, उसके बाद चील देखने को मिल रहा है। ये ऐसा लगाव कैसे हुआ जानवरों से और कब ये पहली सिचुएशन कब आपके साथ ऐसे हुई? बचपन से था। मैं बचपन में ही मतलब मैं जिस परिवार से आई हूँ वहाँ पे जानवरों के लिए सम्मान और जगह दोनों है। तो मेरे नाना जी बीइंग ह्यूमन सर्जन, उन्होंने कई जगह पर जानवरों की भी सेवा की है। अगर उनको कोई जानवर सड़क पे दिखता था ऐसा घायल या कोई बीमारी में, तो वो उनकी भी हेल्प करते थे, मदद करते थे, बीमार को घर लाके उसका इलाज करते थे। और दादाजी के यहाँ भी मैंने बहुत मतलब मेरे परिवार में सभी लोगों को जानवरों से काफ़ी लगाव रहा है। और बचपन से मैंने आँख खोली है तो मैंने जानवरों के बीच में आँख खोली है। कुत्ते बिल्ली तो मेरे पास शुरू से रहे हैं। मैं जब छोटी सी थी तब मम्मी बताती हैं कि मेरे पास एक कुत्ता था जिससे मुझे इतना लगाव था कि अगर मम्मी घर पे नहीं होती थी तो मैं क्रॉल करते हुए उसके गोद में जाके सो जाती थी और घंटों घंटों उसके साथ सोई रहती थी। और वहाँ से कोई उठा नहीं सकता था मुझे, मेरी माँ के अलावा। तो मम्मी आती थी तो वही उठा सकती थी मुझे। वो मेरे लिए बड़ा प्रोटेक्टिव भी था। तो 1.5-2 साल का बच्चे के मन में वो भाव था शुरू से ही, तो वो शुरू से ही रहा है। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो इस चीज़ में और आगे बढ़ी, इसके बारे में और जानने की कोशिश की और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ पे जैसे जब आप जानकार हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे कब से ये ऐसी कार करने लगे? मैं शुरू से ही जब भी जॉब भी किया है या फिर मैंने पढ़ाई भी की है। जयपुर में पढ़ाई की है, दिल्ली में पढ़ाई की है, बॉम्बे बेंगलोर में भी जब भी पढ़ाई की है, तो मैं इन लोगों के एनजीओज़, जो लोकल एनजीओज़ होते थे उस शहर के, उनके साथ मैं जुड़ती थी, जाके उनके साथ काम करती थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करती थी और कैसे उनको हैंडल किया जाता है, कैसे उनका इलाज किया जाता है और इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, वो सब जानने की कोशिश करती है। आज भी मतलब मेरे लिए आज भी इनकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है। मैं आज भी नई चीज़ जानने की कोशिश करती हूँ। कोई भी नया जानवर मेरे यहाँ आता है, जैसे अभी मेरे यहाँ चमगादड़ आया हुआ है, तो उसको क्या खाना खिलाना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसको क्या हो सकता है, या वो अपने वन जीव मतलब अगर वो वाइल्ड में रहता तो कैसे रहता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उसी तरह की सुविधाएं दी जा सके ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके अपने नेचुरल हैबिटेट में जा सके। तो ये पढ़ाई, अब जैसे मैं अगर इनके बारे में पढ़ रही हूँ तो मुझे नॉलेज तो हो ही रही है, तो ऐसे करके नॉलेज बढ़ती रहती है। अगर बात करें तो पहला कौन से जानवर को आप लाई थी जिसको किस सिचुएशन में पकड़ी थी और किस सिचुएशन में? मेरा पहली रेस्क्यू था, मेरी एक बंदरिया थी जिसके नाम पे मैंने ये शेल्टर खोला हुआ है। ये मतलब शेल्टर नहीं बोलूँगी मैं, इसको घर बोलती हूँ, होम फॉर ऑल द एनिमल्स। तो ये जो मैंने खोला वो मैंने उसी बंदरिया के नाम पे खोला है। उसका नाम रमैया था और वो बहुत छोटी सी थी और एक मदारी उसको नचा रहा था। मैं भी 15-16 साल की थी उस वक्त, स्कूल से आ रही थी और मैंने देखा था। तो अचानक से पता नहीं मुझे उसके साथ क्या हुआ कि नहीं, इसको ऐसे ठीक से रखा, मतलब ये ठीक नहीं है, ये गलत है। उस वक्त तो बंदर नचाना बहुत कॉमन सी बात थी, लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझे ये सब, मैंने भी देखे हैं बंदर नचाते हुए लोग, मदारियों को इंजॉय भी किया है, लेकिन उस वक्त पता नहीं अचानक से मुझे लगा ये गलत है, ये गलत, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो मैंने कहा इसको तुम नहीं नचा सकते हो, इसको मुझे दे दो। वो झगड़ा वगड़ा हुआ और बातचीत, मतलब पुलिस भी आई। अब एक 16-17 साल की लड़की या 15-16 साल की लड़की क्या आई, वो चिल्ला चिल्ली कर रही है, नहीं हमको बंदर चाहिए, मेरे को बंदर चाहिए। और मैंने कैसे नहीं करके उस बंदरिया को अपने साथ में ले ही आई और वो मेरे साथ 10 साल तक थी और उसका नाम मैंने रमैया रखा था। पहले मुझे नहीं पता था कि वो फीमेल है, उसका नाम रामू रखा। फिर मेरे पापा ने कहा ये बंदरिया है, तो उसका नाम हम लोग ने रमैया किया। उससे वो मेरा फ़र्स्ट रेस्क्यू था, मेरे ज़िंदगी का फ़र्स्ट रेस्क्यू था वो।
वैसे कोई ट्रीटमेंट की जैसे उस नहीं थी, उसकी थी, वो बहुत बहुत वीक थी और उसको डायरिया हो गया था, बहुत मतलब बीमार हो गई थी। तो डॉक्टर से बात करके फिर उसका ट्रीटमेंट कराया गया। दवाई कैसे पिलाते हैं बंदर को, कुत्तों को तो पिलाना आता था, बचपन से देखा था कुत्ता बिल्ली को तो, लेकिन बंदर को कैसे खिलाया जाए वो नहीं पता था। वो बड़ा उसका रिसर्च, बड़ी तरीके ढूंढे, रोटी में डाल के तो रोटी से वो ऐसे 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 करके दवाई हटा देती थी, केले में डाल के तो केले से ऐसे ऐसे निकाल देती, उसके बाद हाथ है वो तो कर ही सकते हैं। फिर कैसे कैसे करके हम लोग उसको पकड़ते थे, ज़ोर से पकड़ के फिर उसका मुंह खोल के पिलाते थे। तो इस तरीके से ये भी एक एक्सपीरियंस था। अच्छा, अभी मैंने देखा है कि जैसे मैं गेट के अंदर आया, तमाम कुत्ते भौंकने लगे जोर जोर से, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के कुत्ते। तो ये सब डर नहीं लगता आपको, ऐसे ऐसे इतने तेज़ से बड़े बड़े जबड़े वाले? नहीं, कभी नहीं लगा इससे। मतलब मेरे लिए तो कई बार ऐसा हुआ है कि इससे बड़े बड़े खतरों के बीच में मैं रही हूँ। मुझे सांप ने काटा हुआ है, बिच्छू ने काटा हुआ है, बैल ने मारा हुआ है, कुत्तों ने मतलब फाड़ा हुआ है। तो नहीं, अब नहीं लगता। अब क्या, मुझे बचपन से नहीं लगता है। मतलब मैं बहुत छोटी सी थी, गांव में हम लोग थे, तो वहाँ जंगल में नंगे पाँव चले जाना, उस वहीं पे मुझे सांप ने काटा था। और उसके बावजूद कोई डर नहीं सांप से, आज भी मुझे कोई डर नहीं लगता है। सांप पकड़ने जाती हूँ, रेस्क्यू करने जाती हूँ। हाँ, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एनी डे, वो एक जहरीला जानवर है और आप उसको, आप इनविंसिबल नहीं हो, आप सुपर वुमन नहीं हो, तो उसमें आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा वो, हाँ, मोगली नाम ठीक है, लेकिन वो मोगली को नहीं जानता है, वो सांप, वो नहीं जानता है कि हम उसको बचाने जा रहे हैं कि उसको मारने जा रहे हैं। तो वहाँ पे, हाँ, तो उसमें हमें सावधानी रखनी ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, मुझे डर नहीं लगता है कभी भी, जानवरों से नहीं, कभी नहीं। हाँ, इंसानों से बोलिएगा तो थोड़ा डरती ज़रूर हूँ, लेकिन जानवर से तो कभी नहीं डर लगा, कोई जानवर से डर नहीं लगा है मुझे। बचपन में भी एक शेर के पिंजरे मैंने हाथ डाल दिया था, तो आज भी वो निशान है, वो पंजा मार दिया था छोटा सा। कब कब था, ट्राई कर रही थी कि क्या ऐसे मन में आ बस होता ना, वो प्यार करने के चक्कर में तो मम्मी के थोड़ा सा हाथ छूटा और हाथ पिंजरे। एक्चुअली हैदराबाद के ज़ू में मेरी मासी है, वो ज़ू अथॉरिटी को अच्छे से, वो मतलब क्या कहा ना, परिवार में ही है मेरे अंदर वो पागलपन। तो वो मेरी मासी के अंदर भी पागलपन था। वो किसी भी ज़ू में जाती थी तो वो अथॉरिटी के साथ अंदर घुसती थी, जानवरों से इंटरैक्ट करती थी, तो उनके साथ मैं भी घुस गई थी। तो उसी में ही एक पीछे ना आप जब ज़ू जाते हो तो आपको तो सामने सामने बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन पीछे वो जंगला ही होता है एक तरीके का। तो वो जंगला, मोटा मोटा जंगला था, तो उसके अंदर मैंने हाथ डाल दिया था, तो उसमें उसने नोच लिया था मुझे। आप इन लोगों के बीच में रहते हैं और एक कार्टून आपने देखा होगा, सभी बच्चे देखते हैं, बड़ा मनोरंजित रहते हैं, तो मोगली के, उसमें एक छोटा बच्चा रहता है, सभी जानवरों के बीच में रहता है और कोई भी घटनाएं होती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो सबको सतर्क कर देता है। जब इस सिचुएशन में आप आए, चीज़ें याद आई कि क्या वो टीवी में देखते थे, आज हम रियल में देख रहे हैं, रियल में कर रहे हैं? देखिए, वो सीरियल तो मुझे शुरू से पसंद था, मैं बहुत चाव से देखती थी। हाँ, मन भी बहुत था कि मैं ऐसे ही जंगल में रहूं मोगली बनकर, और बहुत मतलब ये था, मेरा पसंदीदा सीरियल ही था ये मोगली। हर संडे जब आता था मैं देखती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो हाथी घोड़े के बीच में रहना। हाथी घोड़े तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, अभी भी जो मैं जी रही हूँ वो हाँ, नियर बाय वही स्टेज है। बस अब एक जंगल बनाना बाकी है चारों तरफ, तो मोगली हो ही जाऊंगी पूरी तरीके से। बनारस सिटी हाईटेक सिटी में आती है, आजू बाजू में बड़े बड़े बिल्डिंग है, सोसाइटी में आती है, तो आप इन यहाँ अपनी वह तीनों घर, अपने घर में ये सब चीज़ों जानवरों को रखे हैं, तो ये काफ़ी नॉइस भी करती हैं, तो कभी पास पड़ोस से शिकायत नहीं आती कि ये क्या हानि हो? नॉइज़ क्यों करते हैं, कोई भी जानवर नॉइज़ क्यों करता है, या कोई इरिटेटिंग नॉइज़ क्यों करता है? तब करता है जब वो किसी मुसीबत में होता है या कोई परेशानी होती है। तो जब ऐसा कोई भौंकता है कुत्ता, तो बट ऑब्वियस है, मैं देखती ज़रूर हूँ कि क्यों भौंक रहे हैं या क्या क्यों लड़ाई हो रही है, और कोशिश करती हूँ कि कम से कम उसको
नॉइज़ को कम किया जाए। आप नॉइज़ की अगर बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, ह्यूमन तो इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पे एक जगराता चले तो 3 दिन तक एक लाउड स्पीकर में वो बेसुरी आवाज़ में भै भै करते रहते हैं वो लोग, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है भाई। कुत्ता तो किसी वजह से भौंक रहा है, और वो भौंकता है, वो किसी आपको आगाह करने के लिए भौंकता है, आपको बताता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है, वो उसके लिए भौंकता है। आप जो जगराता करते हो उसमें तो मुझे बताइए, मैं आपको साफ बोल रही हूँ, मैं ऐसे कोई धर्म के खिलाफ की बात नहीं है, लेकिन जो बेसुरी आवाज़ में वो लोग गाना गाते हैं उससे मुझे तो नहीं लगता भगवान खुश होता होगा। मूल रूप से आपका परिवार बिहार से आता है, पैतृक आवास से आपका है, तो यहाँ कैसे आना पड़ा? पापा जी क्या करते हैं, मतलब कैसे? पिताजी मेरे इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है। वो जगह जगह पे उनकी पोस्टिंग रही है, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसी जगह पे पोस्टिंग होते होते यहाँ बनारस में उनकी पोस्टिंग हुई। तो बनारस में मैं 1 साल की थी जब पापा की पोस्टिंग हुई थी, 1 साल से भी छोटी ही थी, तब से मैं बनारस में हूँ यहीं पर। आप 2 बहन आती है, एक बहन आपकी आउट ऑफ कंट्री में है, सेटल है, पारिवारिक जीवन जी रही है, और आप अकेली इन लोगों के बीच में रह रही है, तो इतना त्याग कैसे, क्या मन में आया? त्याग कहाँ है, ये भी पारिवारिक जीवन है। ये परिवार के सदस्य हैं, ये मेरे कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बच्चा है। देखिए, इनका जो एज स्पैन होता है वो हमसे छोटा होता है, तो जैसे बच्चा आता है, छोटा पपी आता है या किटन आती है या कोई भी आता है, वो मेरे बच्चे के जैसा होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो मेरा दोस्त बनता है, फिर वो और बड़ा होता है तो वो बड़ा भाई बनता है, मेरे पिताजी की एज में आता है तो वो मेरा गुरु बन जाता है। तो एक तरह से परिवार ही तो है ये भी, हम भी तो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, हम कहाँ अलग जी रहे हैं। कहने को है परिवार है, लेकिन इनकी दुनिया अलग है, एक इंसान की दुनिया अलग होती है। एक इंसान में ठीक है, ये कुछ पल के लिए खुशियाँ दे सकते हैं या कुछ तो, लेकिन इंसान के बीच में जो होता है पारिवारिक जीवन, एक सामाजिक जीवन, एक दाम्पत्य जीवन, ये तो आपने अभी जो कहा कि 2 पल की खुशियाँ मुझे इंसान देते हैं सर। जब मैं किसी दोस्त से मिलने जाती हूँ उस वक्त 2 पल की खुशियाँ होती है। अगर मैं 24 घंटे उस दोस्त के साथ रहूँ तो वो 2 पल का टॉर्चर हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कई जगह पे, आपका खुद का भी कई लोगों से मतभेद रहता ही रहता है। तो कितनी देर तक आप उस मतभेद को वो रखते हो? झगड़ा होता ही है, वहाँ भी झगड़ा होता है, वहाँ भी आपके मतभेद की वजह से अब तो मर्डर होने लग गए हैं मतभेद की वजह से। कम से कम ये मर्डर तो नहीं कर रहे या नहीं, यहाँ पे मतभेद ही नहीं है तो मर्डर और उसकी बात ही नहीं आती, मतभेद का सवाल ही नहीं होता है। इनकी दुनिया आप कह रहे हो अलग है, लेकिन इनकी दुनिया भी आप ही के जैसी, आपके और हमारे जैसी ही है। ये भी वही दर्द महसूस कर रहे हैं, ये भी वही परिवार का सुख महसूस करते हैं, ये भी वैसे ही आपको मिस करते हैं जैसे एक इंसान आपको मिस करता है, ये आपके साथ वैसे ही रहते हैं जैसे एक इंसान आपके साथ रहता है, बस इनकी भाषा अलग है। आपको इनकी भाषा नहीं समझ में आती है, इसलिए हम उनको बेज़ुबान बोल देते हैं। बेज़ुबान थोड़ी ना है, इनकी भाषा आपसे अलग है। जिस दिन आप इनकी भाषा समझने लग जाओगे आपको वैसे ही लगेगा जैसे आप एक इंसान के साथ रह रहे हो। अभी आपने देखा होगा, मैंने इनसे बातें की तो वैसी ही बातें की जैसे एक बच्चे से बात की जाती है या एक दोस्त से बात की जाती है। या वो कौवा मेरे को कान में काट रहा था तो मैं खुद ही कह रही थी कि भैया तुमको कोई कहानी बतानी है तो आराम से बता दो, काट के क्यों बता रहे हो। तो इसी तरीके से बातचीत होती है। मुझे तो कभी ऐसा अकेलापन नहीं लगा और मुझे कभी भी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान के साथ रहना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा बनस्पत इनके। ऐसी घटनाएं जीवन में घटी जिससे इंसान से दूरियां बनाने लगी, इन लोगों के बीच में रहना? कोई ऐसी घटनाएं घटी जो इंसान के ऊपर अब भरोसा आपको नहीं? पेपर उठाइए, घटनाएं मिलेंगी आपको इंसान की। अब ये मेरे साथ ज़रूरी थोड़ी कि गड्ढे में गिरूं तभी मुझे सब समझ में आए। आदमी को गड्ढे में गिरते हुए भी तो आदमी समझ जाता है कि वहाँ गड्ढा है, ना जाओ। अभी तो एक जयपुर की घटना है कि एक बेटी ने माँ को मार दिया। मतलब हाँ बताइए, अब जब वही रिश्ता नहीं बचा तो आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? कौन सा इंसान का रिश्ता ऐसा है, पवित्र रिश्ता, जो आप जानवरों के साथ नहीं बना सकते? मेरे को लगता है वो ज़्यादा पवित्र और प्योर रिश्ता है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप कभी एक कुत्ते से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो कुत्ता आपके दुख सुख में या आपके जब आप पैसे की कमी हो तो वो पैसा कमा के आपको ला के दे, या आपको कोई लोन दिला दे, या कहीं पैसों की मदद कर दे, या वो आपके साथ रहता है बस।
वो सबसे पवित्र चीज़ होती है, सबसे प्योरिटी वाली चीज़ होती है कि आप जब दुखी हो तो आपको पता है कि आपके साथ कोई है। भले वो आपको अपने भाषा में बोलता होगा कुछ जो आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो एहसास आपको है कि वो आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे जीवित में रहे, चाहे वो एक आत्मा बन के रहे। कई जगह जॉब भी किया, मुंबई में 4 मैनेजमेंट का काम किया, और भी जगह काम किया, एयर होस्टेस भी रह चुके हैं। तो ये कैसे ये सब पीछे छूट गया, क्या कारण था? इन्हीं की वजह से या कुछ बीच में से कुछ क्यों छोड़ दिया? एयर होस्टेस का तो मेरे वो समझ लीजिए कि एक फ्लिक ऑफ द टाइम था एक तरीके का कि हाँ कहते हैं वो जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, क्या करना है, एक बोर्ड दिखाई एयर होस्टेस ट्रेनिंग एविएशन मैनेजमेंट चल रहा है तो चले गए, लेकिन वो बहुत अच्छा मुझे फील्ड नहीं लगी और जल्दी मैं वहाँ से बाहर आ गई। फिर मैंने होटल्स में भी काम किया एंड धीरे धीरे फिर पढ़ाई, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स भी काफ़ी एजुकेटेड रहे हैं, तो एजुकेशन हमारे उसमें है, ब्लड में है। तो पढ़ने का शौक़ तो रहा है शुरू से ही, नॉलेज जानने का और जानने का और कुछ समझने का जिज्ञासा बहुत रही है। और मेरे पिताजी ने हमेशा इसके लिए मुझे प्रोत्साहित ही किया है कि जानने की कोशिश करो, हर चीज़ जानने की कोशिश करो। कभी मतलब मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए रोका नहीं कि यहाँ मत करो, ये मत करो, या यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ऑलवेज़ डू वॉट एवर यू फील लाइक टू डू। गिरोगी तभी संभलोगी। गिरते वक्त भी पापा कभी ऐसे नहीं करे, मेरी बेटी बच गई, बचा लो, नहीं, गिरी हो तो संभलो, अपने से संभलो, अपने से करो। तो वो जो सीख हमेशा सीखने की सीख रही है, वो हमेशा आज भी रही है। तो हमेशा पढ़ाई की तरफ तो शुरू से ही झुकाव रहा, बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ का नॉलेज जानने की कोशिश की। कभी साइकोलॉजी पढ़ने लग गए, कभी कुछ पढ़ने लग गए। इस तरीके से जब पढ़ते थे तो उसी हिसाब से जॉब्स भी किया है। तो जब HR मैनेजमेंट किया तो फिर उसी फील्ड में जॉब की, हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। लेकिन झुकाव शुरू से यहीं रहा, इधर इसी फील्ड में। इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे करती है? आर्थिक स्रोत क्या है आपका? आप कहीं जॉब भी अभी नहीं कर रही है, इन्हीं लोगों के साथ 24 घंटा, सातों दिन, महीनों सालों बिता रही हैं आप। मैनेजमेंट कहाँ? आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक स्रोत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका चारा देना, भोजन देना, श्रम अपने के लिए करना, 3 आप कुछ सहयोगी भी रखी हो, तो उन लोगों के लिए कैसे मतलब आर्थिक स्रोत क्या है? कैसे करती हैं? अगर आप इसको फिलॉसफिकल अगर आप पूछेंगे तो भगवान सब करा देता है। अगर भगवान ने ये क्षमता दी है मेरे अंदर, तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्रोत भेज देता है। अगर प्रैक्टिकली इस बात को पूछेंगे तो मेरे पिताजी को श्रेय मैं देना चाहूँगी इस बात में, क्योंकि उन्होंने मेरा जो मनी मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। उन्होंने शुरू से मेरे पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट किया है कि मुझे बाद में या इनके लिए कभी भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो आज भी वो करते हैं, वो मेरे यहाँ मेरे संस्था में मेरे CA का काम वही करते हैं। तो मैं उनको थैंक्स बोलूँगी, और फिलॉसफिकल अगर मैं थैंक्स बोलूँगी तो मैं भगवान को थैंक्स बोलूँगी। जाते क्या कहेंगे? जीवों से प्रेम करिए, प्रकृति से प्रेम करिए, और जितना हो सके इंसान होने का धर्म निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहानी तो बहुत लंबी है, अभी तो हमारी लगभग 50% बात हुई है, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी लंबी स्टोरी फिल्म बना रहे हो। लेकिन जब कहानी में अगर दिलचस्प की बात हो तो कहानी कितनी भी लंबी हो, लोग पूरा एंड तक देखते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे, मैम से और भी बातें करेंगे कि कैसे सारी चीज़ों की बात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल अभी तक आपकी क्या विचारधारा है ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए, जीवों के लिए, और जो ऐसा मैम कार्य कर रहे हैं उनके लिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद वाराणसी से। धन्यवाद।